945 और दूसरी शिकायतों का निस्तारण हो गया है, जबकि मेरी अभी तक एक भी हेयरिंग ही नहीं पड़ी है। ये कहाँ का मामला है रमेश सुतार जी? ये रेवा का है और मध्य प्रदेश सूचना आयोग का सर डिसीजन है मामला। रेवा? हाँ जी। रीवा का आप बोल रहे हैं? रीवा, रीवा मध्य प्रदेश। अच्छा, वहां आपने शिकायत की हुई है? हाँ जी, शिकायत की हुई है, जिसका नंबर है C0352 अच्छा, तो PIC आप रीवा 2020। ठीक है, तो आप अगर अपनी तत्काल ऐसी सुनवाई चाहते हैं तो हम्म। आपको मालूम होगा, अगर आप शिवानंद जी के माध्यम से मालूम होगा कि एक जीआरडी नंबर है जो मैंने शुरुआत में उल्लेखित किया था। आप उस हाँ पर हाँ। ये लिखवा दें और उसको तत्काल सुनवाई के लिए उसमें लिखवाएं कि उसका रीजन दे दें कि तत्काल सुनवाई आप चाहते हैं उस पर, तो हाँ तत्काल जी सुनवाई आपकी हो जाएगी उसमें। सर, एक मेरा ये निवेदन था, आज हमने इस विषय पे चर्चा भी रखी थी कि जैसे एक्चुअल आप ही ने एक डिसीजन दिया था, अपील संख्या है उसका 2612/2019। डिसीजन की दिनांक है 10/12/2019, जिसमें आपने पेनल्टी भी लगाई थी उस पे और सूचना उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया था, और 3 विषयों में सूचना मांगी थी विनोद कुमार मिश्र जी ने। उसी सूचना को मैंने 19/12/2019 को मांगी। पीआईओ ने 30 दिन में मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया है। उस कारण से मुझे सूचना आयोग में आना पड़ा। तो सर, मेरा ये था कि जैसे इसमें सेक्शन धारा 4 की उपधारा 1 के खंड ख के 6 में जो आया हुआ है कि सूचना का परवर्गीकरण, एक और मिनट इसी प्रकार। रमेश सुतार जी, एक बात बताइए। हाँ जी। जो जानकारी उन्होंने मांगी वो जानकारी आपने क्यों मांगी? क्यों मांगी, ये मैं जानने के लिए मांगी थी कि वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई स्पष्ट लग रही थी, अच्छा। और नहीं देने का रीजन भी इसमें स्पष्ट दिख रहा था कि उसने जानबूझकर उस विनोद जी को नहीं दी। नहीं तो विनोद जी को नहीं मिली है क्या जानकारी? हाँ, नहीं मिली अभी तक, और अ, मुझे तो किसी तो ने जवाब ही नहीं दिया सर। विनोद जी को नहीं मिली, मतलब विनोद जी से आपकी बात हुई है? नहीं, बात नहीं हुई, वो मेरे को पता लग रहा है, फेसबुक पे उनके मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। अच्छा। और तो मैंने भी जो विनोद मांगी। जी ने तो ये तो अगर, और आपका ये कहना है कि हमने इसमें ऑलरेडी इसमें आदेश दिए हैं कि जानकारी उपलब्ध कराई जाए। हाँ जी। तो विनोद जी का क्या उसमें कोई धारा 18 के तहत उन्होंने कोई, या फिर वापस आयोग को कुछ उन्होंने शिकायत की है? नहीं, वो मेरे को आइडिया नहीं सर। देखिए, हम लोग ऐसे बहुत हाइपोथेटिकल बेसिस पर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं हाँ रमेश सुतार जी। हाँ। मतलब बहुत, अगर आपके पास कोई ठोस जानकारी हो तो मैं ठोस जानकारी पे यहाँ पे चर्चा करूंगा, तो ताकि। ठोस जानकारी है सर, मुझे 30 दिन में उसने पीआईओ ने उत्तर ही नहीं दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको तो पहले ही कह दिया है कि आप उस पर मैं शिकायत का निराकरण करूंगा। और दूसरा एक और चीज है, हाँ जी। आपने इसमें धारा 18 में शिकायत की है ना? हाँ जी। धारा 18 में शिकायत की, धारा 18 में जानकारी देने का प्रावधान नहीं है, ये आपको मालूम होगा। नहीं, आप मेरे को मालूम है सर, प्रावधान है, आप धारा 7 की पालना कराओगे उससे। आपको, मुझे मालूम है कि आपका बहुत अच्छा अध्ययन है आरटीआई एक्ट का। हाँ जी। मुझे इसका मालूम है। तो हाँ जी। ये आपको मालूम होगा कि इसमें प्रावधान नहीं है। दूसरा, आपने अपीलीय नहीं, प्रक्रिया जो है उसका पालन कर लिया होगा। मैं क्यों करूं, मेरे पास धारा 18(1)(c) है, और आप तो धारा मुझे 7 लगता की है पालना करेंगे उससे। रमेश सुतार जी, एक तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट करूंगा कि मैं यहाँ पर एज अ कमिश्नर यहाँ पर रमेश जी, हाँ रमेश जी, बिल्कुल ये बात यहाँ पर ध्यान रखें किसी आप। विषय पर हम ऐसे प्रश्न अपन यहाँ पे नहीं पूछेंगे जो जजमेंट को प्रभावित करने वाले हों, तो आप ध्यान रखें नहीं, कि जजमेंट आपने का है अपना। नहीं सर। मुझे लगता है इसमें शैलेश गांधी जी उपयुक्त रहेंगे। शैलेश गांधी जी मार्ग निर्देशन दें तो वो शैलेश गांधी जी हमारे बीच में आ चुके हाँ हैं। हाँ जी। हाँ जी जी। सर, स्वागत है, गांधी जी सर का स्वागत है। खुद बहुत बड़े ज्ञाता हैं आरटीआई एक्ट के, तो उस हिसाब से। मेरे ख्याल से कोई भी कमिश्नर के हाथ बांध दिए गए हैं। मणिपुर का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का है, मेरे हिसाब से गलत जजमेंट है, बट कोई भी कमिश्नर उससे बंधा हुआ है। और मणिपुर के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये कहा है कि जब कंप्लेंट में कोई आता है तो इंफॉर्मेशन देने का प्रावधान नहीं है और कमिश्नर उसका ऑर्डर नहीं दे सकता है। तो उस ऑर्डर हिसाब से सर। जो सर, साहब, आप कानून का इंटरप्रिटेशन कैसे भी कीजिए, ये मणिपुर के केस में क्लियर डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये कहना है कि सूचना आयोग बिल्कुल ना माने
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, ये तो नहीं हो सकता है। और दो तरह से इंटरप्रेट हो सकता है कानून, एक होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन, एक होता है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। मेरे हिसाब से इस केस में सुप्रीम कोर्ट को पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करना चाहिए था, मगर उन्होंने लिटरल इंटरप्रिटेशन किया और अब वो कानून है। नहीं सर, शैलेश जी, मेरा एक निवेदन आपसे ये है कि आप ही ने आज मेरे को एक सवाल का जवाब दिया था कि आयोग का ये काम है कि इस अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना कराएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि वो सूचना उपलब्ध कराने का आदेश नहीं दे सकता। मणिपुर के डिसीजन में मणिपुर सूचना आयोग ने सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया था, जो विधि विरुद्ध है। मैं भी मानता हूं विधि विरुद्ध है। मैं ये कह रहा हूं कि धारा 7 की पालना कराओ पीआईओ से, मेरा ये निवेदन है। धारा 7 की पालना कराओ। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कमीशन क्या करेगा? कमिश्नर ये करे कि धारा 7 की पालना कराए पीआईओ से। नहीं, मतलब क्या, आप बताइए ना, क्या आदेश दे? आदेश ये दे कि धारा 7 की पालना करे। अरे भाई, उसको कुछ आप कन्वर्ट कीजिए ना कि इंफॉर्मेशन दे या ना दे। नहीं, ये नहीं देना मेरे को ये कहना है कि धारा 7 की पालना करो सुनिश्चित, वो अपने विवेक से करे। सॉरी, मेरी समझ के भी बाहर है भाई साहब, वो अपने विवेक से पीआईओ कर रहे हैं। चलिए रमेश जी, अपन ये डिबेट बहुत अच्छा है, हम ये नहीं कहते कि डिबेट नहीं होना चाहिए, डिबेट की बहुत आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार से पहले भी मामला आ चुका है कि धारा 18 की जो लिमिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश का मना किया है। मैं बात कर रहा हूँ धारा 7 की पालना कराए पीआईओ से। वो विवेक से आप ही थोड़ा सा उसको सुनिए, आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, आप क्या चाहते हैं। धारा 7 की पालना का मतलब आप थोड़ा सा, हम लोगों को आइडिया नहीं है, आप ज्यादा जानते हैं, थोड़ा बता देना। मैं ये बता रहा हूँ कि आयोग में हम शिकायत कब करते हैं? जब कोई काम जैसे होना था वैसा काम नहीं होता है, तब हम शिकायत करते हैं किसी की भी जर्नली। तो पीआईओ को धारा 7 के तहत अपना डिसीजन देना था, या तो सूचना देनी थी या नहीं देनी थी। तो पीआईओ को पालना कौन करेगा? वो आयोग अधिकृत है कि आयोग है, वो सूचना के अधिकारों की उपबंधों की पालना करवाएगा। तो वो 7 की पालना अपन ऐसा करते हैं रमेश जी, अपन ऐसा करते हैं, आप एक वो तैयार करिए, क्या कहते हैं वो पीआईएल आप तैयार करवाइए, और अपन पीआईएल लगाते हैं, अपन लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर। धारा 18 के तहत जानकारी भी दी जानी चाहिए, ठीक है। धारा 7 और अपन अब यहाँ पे इसको सब सारा सोल्यूशन अपन यहाँ पे तो नहीं निकाल पाएंगे, और अन्य पार्टिसिपेंट्स है उनको भी अपन सुन लें, क्योंकि सब कोई कुछ ना कुछ अपना यहाँ पर ले करके आते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन होता है ना। कोई बात तो अपन बहुत बड़े क्वेश्चन का बहुत बड़ी जगह पे फिर समाधान करेंगे। यहाँ पे अपन थोड़ा सा दूसरी चीजों पे आ जाते हैं। तो आप हमारे पार्टिसिपेंट जो भी हैं, आप लोगों के पास कुछ और प्रश्न है तो कृपया आप अपना डाउट्स क्लियर कर लें। हेलो शिवानंद जी, मेरी आवाज आ रही है? ये बिल्कुल आ रही है मैडम, बिल्कुल आ रही है। शिवानंद जी, सरोज यादव बोल रही हूँ, गुरुग्राम से, आरटीआई एक्टिविस्ट। जी शिवानंद जी, शैलेश गांधी जी से एक मार्गदर्शन चाहूंगी। हमने एक सेक्शन 18 में हरियाणा सूचना आयोग को शिकायत भेजी। सूचना आयोग ने उसकी कार्रवाई सेक्शन 20.1 में स्टार्ट की। सोकोज नोटिस 20.1 में निकला, लेकिन फाइनल डिसीजन 20.2 में आ गया। ऐसे सिचुएशन में आके हमें क्या करना चाहिए? नहीं, मतलब मैं समझ में नहीं आया मेरे। आप क्या हुआ? आपने पेनल्टी मांगी ना? हाँ सर, मैंने पेनल्टी मांगी। पेनल्टी का सोकोज नोटिस भी जारी किया कमिश्नर ने, लेकिन बाद में जब डिसीजन आया तो उन्होंने सेक्शन 20.2 में सिर्फ ये बोल दिया कि इनकी इंक्वायरी की जाए कि डिले क्यों हुआ। नहीं, मेरे हिसाब से वो गलत था। उसको ये निर्णय करना चाहिए था कि वो पेनल्टी के लायक है या नहीं, वो निर्णय उसको करना चाहिए था। आगे ये भी हो सकता था कि उसने एक्शन रेकमेंड कर सकते थे, मगर ऐसा प्रावधान मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो जांच करने को बोले। ये मेरी समझ के बाहर है। इसमें सर इस तरह से एक मामला, हाँ मैडम, इसमें एक मामला हम आपको ध्यानाकर्षण करवा दें। हमारी कुछ समय पहले माननीय राहुल सिंह सर से चर्चा हुई थी इस विषय में। एक मामला एमपी में भी हो गया था, आया था, जिसमें कभी कभी आयोग स्पेसिफिक 20(1) या 20(2) मेंशन कर देते हैं, और फिर जब डिसीजन देते समय ऐसा हो जाता है कि कुछ और पाया जाता है कि 20(1) के स्थान पे 20(2), तो उसमें बेहतर है, जैसे अभी हमारे एमपी में इस तरह से हो रहा है कि अभी 20 के तहत, धारा 20 के तहत आपके ऊपर कार्यवाही, तो 20 में 20(1) 20(2) दोनों आ जाता है। तो फिर वो अपने
सर इसमें ज्यादा बेहतर बताएंगे हमारे ख्याल से अभी बीच में जैसे हम लोगों ने एक डिसीजन दिया था और उसमें बाद में वो हाई कोर्ट में चैलेंज इसी आधार पर हुआ है कि धारा 20(1) के तहत नोटिस दिया गया और कार्रवाई जो है 20(2) के तहत की गई है। तो पीआईओ खुद चले गए हैं, उनका कहना था कि हम पर जुर्माना ही लगा देते हैं, हम पर ये क्यों किया गया हमारे ऊपर ये डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए क्यों रिकमेंड किया गया है। अगर मैं उसका इंटरप्रिटेशन निकालूं तो शायद यही बोलूंगा कि उसको 20(1) से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 20(2) से प्रॉब्लम हो गई। तो बहरहाल उसमें फिर हम लोगों ने थोड़ा सा उसका केयर करना शुरू किया कि जब आप शो कॉज नोटिस इशू करें तो सिर्फ धारा 20 लिख करके करें, तो ताकि ये जो ऑप्शन रहता है, क्योंकि आप धारा 20 में 20(1) और 20(2) दोनों आ जाते हैं। उसके बाद जब आप प्रकरण को पूरा आप अपील को सुनते हैं और उसमें फिर आप ये देखते हैं कि किस तरह का डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी किया गया है, किस तरह का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ये तो सुनवाई के बाद ही समझ में आता है पूरी, जब सारे दस्तावेज सामने आते हैं उसके बाद फिर आप उस हिसाब से उस पर एक्शन रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन हालांकि उसमें हुआ ये था कि उस पीआईओ ने 2-3 मामलों में उल्लंघन किया था, तो उसमें से 2 मामलों में उनमें हमने उस पर पेनल्टी लगाई थी और एक मामले में फिर उसमें ये लिखा गया था कि इनके ऊपर 2 मामलों में ऑलरेडी इन पर पेनल्टी लगी हुई है, 2 अन्य मामलों में। और इससे समझ में आता है कि ये जो अपने कार्यस्थल पर ये किस तरह का काम कर रहे हैं ऑफिस में, और ये डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला है क्योंकि ये एक के बाद एक इनके उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं। तो अभी इसमें ये सही होगा कि इसमें आयोग इसमें इनके खिलाफ जो है धारा 20(2) के तहत अनुशासनिक कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए रिकमेंड करता है। तो इस तरह से वो आदेश निकाला था। मैं ऐसे समझा था कि 20(1) में पेनल्टी नहीं लगाई, जो बैन ने बात की। शैलेश जी मैं यही कह रही हूँ कि सो कॉज नोटिस में 20.1 लिख दिया, कमिश्नर ने 20.1 पेनल्टी नहीं लगाई, पेनल्टी नहीं लगाई उन्होंने, और उन्होंने 20(2) में, हाँ जी 20(2) में कहा 20(1) पेनल्टी लगाए बिना आप 20(2) नहीं मेरे हिसाब से लगा सकते हैं। 20(2) में उन्होंने नहीं 20 उनका ये कहना है कि 20(1) में शो कॉज नोटिस इशू किया गया, लेकिन कार्रवाई जो है वो 20(2) में कर दी गई। हाँ नहीं, मेरा कहना ये है कि पेनल्टी दोनों 20(1) और 20(2) दोनों साथ में चले। जी हाँ, नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग की 20(1) से और डिसीजन दे दिया 20(2) का। सिर्फ 20(2) में सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन रेकमेंड करें और पेनल्टी ना लगाए, ये मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, पेनल्टी तो लगी। ये कह रहे हैं पेनल्टी नहीं लगी, पेनल्टी नहीं लगी। अब आप मेरे को गाइड करो कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, वो 20(2) भी नहीं है। नहीं उसमें देखिए होता ये है कि एक तो शैलेश जी मतलब या तो धारा 20(1) में कार्रवाई होगी या तो 20(2) में होगी, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। दोनों होगा, क्योंकि देखिए 20(2) तब लगता है जब कंसिस्टेंट डिफॉल्ट है। उसका मतलब ये नहीं कि पेनल्टी नहीं लगेगी, पेनल्टी लगेगी तभी 20(2) आएगा। अगर 20(1) नहीं पेनल्टी लगाई तो 20(2) मतलब आपने कंसिस्टेंट, आपने तय किया कि ये कानून का उल्लंघन कर रहा है, मगर पेनल्टी नहीं लगाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। इसको लेकर के थोड़ा सा इसको लेकर के, क्योंकि मेरी भी कई सूचना आयुक्तों से बात हुई है, तो धारा, क्योंकि उसका जो आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें किसी शास्ति और किसी भी शास्ति एनी ऑफ द पेनल्टी है, तो उसमें ये हो गया बोथ द पेनल्टीज नहीं है, और या फिर पेनल्टीज नहीं है, एनी ऑफ का लिखा हुआ है। तो इसीलिए कई लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है इसमें सूचना आयुक्तों का कि ये या तो आप 20(1) लगाएंगे या तो 20(2) लगाएंगे, दोनों में से आइदर ऑफ आई मीन जो दोनों। मेरा ये इंटरप्रिटेशन है कि 20(1) तो लगाना ही लगाना है, और साथ में 20(2) अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है तो 20(2) नहीं लगेगा, अगर पेनल्टी डिफॉल्ट हुआ तो 20(1) तो लगना ही चाहिए। हाँ, उसके लिए ये किया जाता है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा मैं अब ये कर रहा हूँ शैलेश गांधी जी, कि जब मैं इस तरह का कोई अगर परसिस्टेंट या उसमें कुछ इस टाइप का कोई केस आता है जहां पर मुझे लगता है कि ये इनके पहले भी कई इस तरह के मामले हुए हैं, तो मैं पेनल्टी भी लगाता हूँ, लेकिन बाकी जो उसके खिलाफ जो रिकमेंडेशन है डिसिप्लिनरी एक्शन का, वो मैं सिविल सेवा आचरण नियम जो है, सिविल सर्विसेज रूल्स के तहत जो है, उसमें मैं फिर 19(8)A के तहत आदेशित करता हूँ कि भाई इनके द्वारा ड्यूटी का मामला बनता है और ये आप सिविल सेवा आचरण के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, साथ में मैं इनके ऊपर पेनल्टी लगा रहा हूं। खैर, दोनों
परहैप्स वैलिड है मेरे ख्याल से। जी हाँ सही है। मैं 20-1 और 20-2 दोनों लगाता, मैं जब भी 20-2 लगाता था 20-1 तो लगता ही था। ओके एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग कि 20.2 बाद में लगना चाहिए, 20.1 लगना चाहिए, और प्रोसेसिंग जब स्टार्ट 20.1 में हुई है। बट सर मुझे अब गाइड ये करो कि आगे एक्टिविस्ट को क्या करना चाहिए। अब उसमें मुझे बताइए शैलेश गांधी जी। मेरे हिसाब से कानूनी तौर पे तो एक ही है कि आप अगर बहुत परेशान होना चाहती है तो कोर्ट में जाइए, उसके अलावा और कोई चारा नहीं दिखाई देता है। करप्शन को उजागर करने के लिए तो परेशान होना ही पड़ता है। तो खैर तो फिर कोर्ट में जाइए, और क्या कह सकता हूँ मैं। ओके, समवन टोल्ड मी कि आप कमीशन को दोबारा लिखिए, कमीशन को ही आप नहीं दोबारा नहीं लिखिए। नहीं, in my opinion commission has no power of review. ओके, कमीशन को लिखने का तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। ओके ओके, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू शैलेश जी। जी धन्यवाद। धारा शाह जी भी जुड़ी हुई हैं आपके, गुजरात से ही हैं। मैडम आप पिछले 2 कार्यक्रम में आई हैं, इसमें भी हैं आप, स्वागत है आपका। बताइए, कुछ अपने अनुभव शेयर करिए। अभी मैं 2-3 सेशन से जुड़ी हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ इसमें मुझे कोई मिला नहीं है ऐसा। जस्ट अभी तो मैं नॉलेज ही इकट्ठा कर रही हूँ। अभी मुझे ये जनपद नेटवर्क से जो मैम मुझे अगर वो मुझे उनका एड्रेस दे और उनसे मैं अगर मिल पाऊँ तो कुछ उनके साथ मिलकर कुछ करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, मैडम तो स्वयं बताएंगी। पंक्ति जोग मैडम है आप जनपद नेटवर्क में। और अभी तो मैं हर ही सेशन में जुड़ती हूँ और सब के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, सब समस्या होती है, वो मैं अभी नॉलेज इकट्ठा कर रही हूँ। तो देखते हैं अभी आगे क्या कर पाते हैं। थैंक यू। जी ठीक है, धन्यवाद आपका। और आप संपर्क ले लीजिएगा, मैडम का मिल जाएगा आपको संपर्क। उनका हेल्पलाइन नंबर एक था, उस नंबर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर मैडम ने दिया था कहीं, वो अपन यदि 9924085000, ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मैं लिख भी देता हूँ। 9924085000, ये गुजरात में जो आपका RTI हेल्पलाइन नंबर चल रहा है वो है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। और आगे यदि आप लोगों के कोई प्रश्न है तो कृपया, स्वागत है। शिवानंद जी, पंक्ति जी ने बताया कि नहीं उनका RTI ऑन व्हील्स के बारे में? मैडम सॉरी सर पहले ही मैडम ने बता दिया है काफी कुछ इसके बारे में। कुछ और भी वो बताना और भी जोड़ना चाहें तो उनका स्वागत है। नहीं, बता दिया तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो समझने लायक बात है जो उनका इनिशिएटिव है, और कहीं मैंने नहीं सुना है ऐसा। बहुत ही कहीं भी सर अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया। शिवानंद द्विवेदी भैया को नमस्कार। अच्छा उन्होंने, जी नमस्कार अतुलेश जी, आपका प्रश्न हो तो स्वागत है। मेरा राहुल सिंह सर से एक निवेदन था और कुछ मार्गदर्शन में चाहता था। जी बताइए। सर आपके समक्ष हमने एक अपील फाइल किया है। जी। उसमें क्या है कि मैंने मोहन लाल पटेल जो इंजीनियर हैं, SDO के प्रभार पर हैं, मैंने उसकी स्वघोषित संपत्ति की जानकारी मांगी है और मैंने उसमें अर्जेंट हियरिंग का एक आवेदन दिया है। और ये हमने उसमें लिखा कि इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है भ्रष्टाचार करते हुए अर्जित की हुई है। और इनका एक अभी हाल ही में खुलासा हुआ है कि 1,80,00,000 रुपए का इन्होंने घोटाला किया है और संपत्ति अर्जित की है और पैसा पूरा पा लिए है। तो क्या जो पेपर में ये चीज निकला हुआ है, तो इनके भ्रष्टाचार के लिए हम इस चीज को आयोग में पेश कर सकते हैं और ये क्या एडमिसिबल होगा वहां पे?